हेलो दोस्तों, आपका छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी में पहले आपको मैंने व्यंजनों के प्रकार के बारे में बताया था। ये आपका व्यंजनों के प्रकार से संबंधित दूसरा वीडियो है। इसमें और प्रकारों के बारे में सीखते हैं। देखिए, एक प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतः मतलब अंदर की तरफ, इस्त मतलब स्थित, यानी अंदर की तरफ स्थित। यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो इसकी सामान्य परिभाषा होती है कि वे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय वायु हमारे अंदर की तरफ स्थापित होती है, ऐसे व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यदि इन व्यंजनों की बात की जाए तो ये व्यंजन 4 हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। ये 4 व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, यानी इनका उच्चारण करते समय वायु अंदर की तरफ स्थापित होती है, इसलिए यह अंतस्थ व्यंजन है। इन व्यंजनों को और भी नामों से जाना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, कंठ से ऊपरी भाग तालु, तालु से ऊपरी भाग मूर्धा, मूर्धा से ऊपरी भाग दंत और दंत के आगे ओष्ठ। इन भागों के बारे में हमने पहले चर्चाएं की थी। यदि हम देखें तो पहले या आया तो हम कह सकते हैं तालु वाले भाग से या हुआ। फिर रा आया तो हम कह सकते हैं मूर्धन भाग से रा हुआ। फिर ला आया तो ला को हम कह सकते हैं दंत वाले भाग से ला हुआ। यदि हम दोनों को जोड़ें तो ये हो जाएगा दंत धन ओष्ठ, यानी दंतोष्ठ और दंतोष्ठ वाले भाग से क्या हुआ? वा हुआ। इसका मतलब ये हुआ, इसका उच्चारण करते समय तालु वाले भाग की आवश्यकता होती है और रा का उच्चारण करते समय मूर्धन वाले भाग और ला का उच्चारण करते समय दंत वाले भाग और वा का उच्चारण करते समय दंत और ओष्ठ दोनों भागों का उपयोग होता है। ये सभी व्यंजन अंतस्थ व्यंजन के साथ तालव्य, मूर्धन, दंत और दंत ओष्ठ व्यंजन भी हैं। इन व्यंजनों में बात करें तो या और वा 2 ऐसे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा किसी अन्य अवयव को नहीं छूती है, हमारे मुख के अन्य अवयव को नहीं छूती है, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है। इसलिए इसे अर्ध स्वर भी कहा गया है। अर्ध स्वर भी कहा गया है। जैसे स्वर स्वतंत्र होता है, वैसे या और वा का भी उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, इसलिए इसे अर्ध स्वर भी कहा गया है। जिसमें रा वाले को लुंठित और ला वाले को पार्श्विक व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। पार्श्विक व्यंजन ला और रा वाला लुंठित व्यंजन कहलाता है। इस प्रकार अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। आइए दूसरे प्रकार से सीखते हैं। दूसरा प्रकार है वायु की मात्रा के अनुसार। देखिए, वायु की मात्रा के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है अल्प प्राण और एक है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं? यहाँ प्राण का संबंध वायु से है और अल्प मतलब सूक्ष्म, कम कह सकते हैं। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय बहुत अल्प मात्रा में वायु निकलती है,
उसे अल्प प्राण, और इसमें अधिक मात्रा में वायु निकलती है उसे महाप्राण कहा जाता है। एक चीज़ और जान लें, इन व्यंजन में उच्चारण करते समय हकार ध्वनियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं, और महाप्राण व्यंजन का उच्चारण करते समय हकार ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। ये हकार क्या है? जैसे आपने का लिखा तो का को उच्चारित करें तो का में क्या आ रहा है? आ। इस प्रकार यह इसमें हा नहीं आ रहा है, लेकिन खा लिखने पर तो आपको खा के लिए हा का उच्चारण आ रहा है, इसलिए यह महाप्राण और ये आपकी अल्प प्राण होती हैं। यदि आप उच्चारित नहीं कर सकते तो आप एक चीज़ जान लें कि हकार, यानी यदि आप इंग्लिश की दृष्टि से देखें तो आपको पता है का और खा का इंग्लिश में का के और खा का के एच होता है। पा और फा का देखें तो पा का पी और फा का पी एच होता है। आप इस सा की बात करें तो आप कहेंगे एस और एच होता है। इसकी बात करें तो एस और एच होता है। यदि हम चा और छा में देखें तो क्या इसमें भी होता है? तो आप कहेंगे चा का तो सी और छा का सी एच होता है। इसका मतलब ये है कि खा का उच्चारण करते समय हा आ रहा है, फा का उच्चारण करते समय हा आ रहा है, सा का उच्चारण करते समय हा आ रहा है, छा का उच्चारण करते समय हा आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यदि हा आ रहा है, इसमें भी हा छिपा हुआ है, तो ये सभी क्या हो गए? महाप्राण। इसमें हा नहीं आ रहा है, इसमें हा नहीं आ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं ये हो गए कौन से? अल्प प्राण व्यंजन। इस प्रकार यदि हम देखें तो वर्ग की बात करें तो आप कहेंगे का के बाद खा, गा, घा और गा। इसकी स्पेलिंग देखें तो के एच जी एच एन। आप देख रहे हैं इसमें खा में हा आ रहा है, गा में हा आ रहा है। तो एक वर्ग की बात करें तो एक वर्ग में ये तो दूसरा अक्षर है और ये कौन सा अक्षर है? चौथा अक्षर है। तो इसका मतलब दूसरा और चौथा अक्षर जो है वो महाप्राण है, और पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर है वो अल्प प्राण है। इस प्रकार आप बहुत आसानी से कभी ना भूलने वाली विधि को आप अपनाकर इन दोनों प्रकारों को याद कर सकते हैं। यदि हम और की बात करें, देख रहे हैं या का उच्चारण करते समय तो आप कहते हैं या का स्पेलिंग में तो हा नहीं आ रहा है, वा की स्पेलिंग में तो हा नहीं आ रहा है, ला की स्पेलिंग में तो हा नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये सभी हो गए क्या? अल्प प्राण। यदि हम और देखें तो हम कहेंगे किसी भी वर्ग के, हमने वर्ग के बारे में पहले चर्चाएं की थी, किसी भी वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें जो अक्षर होंगे वे कहलाएंगे अल्प प्राण, दूसरे और चौथे अक्षर होंगे वो कहलाएंगे महाप्राण। यदि आपको इसको बहुत ही कम समय में याद करना है, आप एक ही लाइन समझिए, महाप्राण में हा छिपा है और अल्प प्राण में हा नहीं है। इसका मतलब महाप्राण व्यंजन में हा आएगा और अल्प प्राण व्यंजन में हा नहीं आएगा। देखें, आपको स्पेलिंग बहुत पहले से ही याद होगी। खा का स्पेलिंग के एच है, यानी हा आ रहा है, तो इसका हम महाप्राण में लेंगे। अब इसमें हा नहीं आ रहा है तो हम इसको अल्प प्राण में याद रखेंगे। इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में याद कर सकेंगे। एक चीज़ और जान लें, इस सा में स्पेलिंग में एस आता है, लेकिन ये भी महाप्राण के अंतर्गत आता है। इस अपवाद को आप याद रखें। यानी अल्प प्राण कौन से होते हैं? पहले, तीसरे, पांचवें। और महाप्राण कौन से होते हैं? दूसरे और चौथे वर्ग वाले महाप्राण पहले, तीसरे और पांचवें वाले अल्प प्राण कहलाते हैं।
एक सरल विधि है, हा आएगा महाप्राण, हा नहीं आएगा अल्प प्राण। ऐसे आप याद कर सकते हैं। आइए दूसरे प्रकार की बात करते हैं। दूसरा प्रकार है ध्वनि की मात्रा के आधार पर। देखिए, ध्वनि की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया है तो जान ले। 2 प्रकार हैं। एक है अघोष और एक है सघोष। सघोष कहें या घोष कहें, दोनों एक ही चीज़ें। इसका हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो घोष मतलब होता है ध्वनि और आ मतलब होता है ना। यानी ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि अल्प मात्रा में या ना के बराबर उत्पन्न होती है, वो अघोष। लेकिन ऐसा इसमें भी देखें तो ध्वनि सा मतलब होता है साथ साथ। यानी ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि साथ साथ या बहुत मात्रा में उत्पन्न हो तो उसे हम सघोष कहेंगे। यदि हम इसकी बात करें तो का, खा, गा, घा, अंगा, जिसमें किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे जो अक्षर है वो अघोष कहलाएंगे और तीसरे, चौथे और पांचवे जो हैं अक्षर हैं वह सघोष कहलाएंगे। और देखते हैं या, इसमें सा, 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 यानी तीनों जो सा है वो आपका अघोष के अंतर्गत है। सभी स्वर की बात करें, सभी स्वर आपके सघोष के अंतर्गत आते हैं। यानी हम कह सकते हैं ऐसे व्यंजन, ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि अल्प मात्रा में या ना के बराबर उत्पन्न होती है, उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। और किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे जो अक्षर होंगे वह अघोष कहलाएंगे तथा तीसरे, चौथे और पांचवे जो अक्षर होंगे वह सघोष या घोष कहलाएंगे। एक चीज़ और जान लें, जितने भी स्वर हैं सभी स्वर सघोष हैं और सा, तीनों सा जो है वो क्या है, अघोष हैं। आइए एक प्रकार से और सीखते हैं। दूसरा प्रकार है नासिका के आधार पर। देखिए, नासिका के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है। एक अनुनासिक और एक निर्नुनासिक। जैसा कि इसका मतलब है अनु मतलब अनुसार, नासिक मतलब नाक, यानी नाक के अनुसार और ये नाक के बिना। यानी ऐसा व्यंजन जिसको उच्चारण करते समय हमारी नाक का प्रयोग होता है अनुनासिक, और जिसमें नाक का प्रयोग नहीं होता है वह निर्नासिक कहलाते हैं। एक चीज़ और जान लें, किसी भी वर्ग का जो 5वां अक्षर है उसे पंचमाक्षर के नाम से जाना जाता है। और सभी जो पंचमाक्षर हैं यानी जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। तो ये जो 5वें अक्षर आ रहे हैं, ये जो 5 अक्षर हैं, इन सभी का उच्चारण करते समय हमारी नासिका का प्रयोग होता है, इसलिए ये अनुनासिक हैं। और जो बचे अक्षर हैं उनमें उच्चारण करते समय
हमारी नासिका का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यह व्यंजन निर्नुनासिक कहलाएंगे। इस प्रकार आपका व्यंजन से संबंधित, वर्णमाला से संबंधित सभी तथ्य समाप्त हुए। थैंक यू।